एक छोटे से गांव में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसी में रहते थे दो भाई, आरव और रोहन। माँ बाप पुरानी आई महामारी में गुजर गए थे। अपने माँ बाप के जाने के बाद दोनों भाई एक दूसरे के ही सहारा थे। दोनों भाई अपने पिता की खेत की जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन अपनी ही धुन में आरव मंदिर से आ रहा था। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। आरव, अब आया है तू? सूरज सर पर चढ़ आया और तू सुबह से घूम ही रहा है। भैया, मैं घर जल्दी ही आने वाला था, पर रास्ते में किसी जरूरतमंद को मेरी मदद की जरूरत पड़ गई, तो मैं उसकी मदद करने रुक गया। तेरा क्या है, तू तो दूसरों की मदद ही करता रहता है। अपने घर पर चूल्हा जले या ना जले, लेकिन तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, गुस्सा क्यों करते हो? माँ और बाबूजी कहते थे कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। आरव, माँ और बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी कही हुई बातों का इस दुनिया में अब कोई मूल्य नहीं है। इतनी बात सुनकर आरव चुप हो गया और अपने घर के अंदर जाने लगा। उसकी देख देख रोहन भी घर के अंदर जाने लगा। भैया, माँ और बाबूजी भले ही इस दुनिया से चले गए, पर ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब उनकी याद ना आती हो। आरव की इतनी बात सुनकर रोहन की आंखें नम हो गई, पर उसने अपने आंसू आरव से छुपाए। आरव, मैं तुझसे सख्त हूँ। मैं यह सोचकर भी हैरान होता हूँ कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। इस दुनिया ने हमसे हमारे माँ बाप तो पहले ही छीन लिए, इसलिए मैं तुझे सख्त बनाता हूँ। भैया, आप कमजोर नहीं हो। आपको देखकर ही तो मुझे हौसला मिलता है। आप ही तो मेरे माता पिता दोनों हो। आरव की इतनी बात सुनकर रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होगा। तभी उनके घर पर 3 जनों की परछाइयां काले और घने बादलों की तरह उनके घर की तरफ आ रही थी। वह तीनों थे रामलाल, विमला और उनका इकलौता बेटा बंटी। वह थे उन दोनों भाइयों के चाचा और चाची। अरे रोहन बेटा, कैसे हो? कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? भैया और भाभी के जाने के बाद तो बहुत दिक्कत आ रही होगी ना तुम्हें? हम ठीक हैं चाचा जी, और हम जैसे भी हैं हमारी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। ठीक ठाक, वह भी इस पुरानी सी झोपड़ी में। अगर तुम दोनों भाई अपनी जमीन हमारे नाम कर देते तो हम तुम्हें अपने घर पर रहने की इजाजत दे देते। अजी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी इनका घर अब बहुत पुराना हो गया है। इन्हें काफी दिक्कत हो रही होगी यहाँ रहने में। अपने चाचा और चाची की इतनी बात सुनने के बाद रोहन को काफी गुस्सा आता है और वह कहता है, ये घर और जमीन हमारे माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे हम किसी को भी नहीं देने के। रोहन बेटा, हम सही कह रहे हैं। वैसे भी तुम्हारे खेत की जमीन तो अब बंजर हो रही है और खेती की वजह से तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पा रही है। मैं तो इसलिए कह रहा था, मैं तो अभी समझा रहा हूँ, वरना बाद में मत आना हमारे पास रोते हुए। इतनी बात कहकर वह तीनों वहां से चले जाते हैं। और ये सारी बात अंदर खड़ा आरव भी सुन रहा था। ये बात सुनकर उसका मन उदास हो गया। भैया, क्या सच्ची में हम दोनों अकेले पड़ जाएंगे? क्या चाचा और चाचा हमारे जमीन लेना चाहते हैं? हाँ आरव, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक हमारी जमीन का कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। भैया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। इस दुनिया में सब लोग मतलबी है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, दूसरे लोगों से ज्यादा लगाव मत रख। इस दुनिया में शरीफ लोगों को दबाया ही जाता है। चल अब अपने खेत पर चलते हैं, वहाँ का काम भी देखते हैं। इतनी बात कहकर वह दोनों भाई अपने खेत की तरफ जाने लगे और इधर रामलाल, विमला और उनका बेटा बंटी अपने घर पर पहुंच जाते हैं। हिम्मत तो देखो उस रोहन की, कितना बोल रहा था हमारे सामने। मन कर रहा था उसके एक थप्पड़ लगा दूं। सही कह रही है विमला, ज्यादा ही पर निकल रहे हैं उस रोहन के। पर हमें कैसे भी करके उन दोनों भाइयों का घर और उनकी जमीन अपने नाम पर करनी ही पड़ेगी। पर पिताजी, हम यह काम कैसे करेंगे? रोहन तो साफ मना कर रहा था हमसे कि वह अपना घर और जमीन हमारे नाम पर नहीं करने का। ऐसे कैसे नहीं करने का हमारे नाम पर? उसे वसीयत हमारे नाम पर करनी ही पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो हम ऐसा करेंगे जिससे मजबूर होकर उन्हें अपनी जमीन हमारे नाम पर करनी ही पड़ेगी।
और इधर आरव और रोहन अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। अरे वाह भैया, देखो ना, हमने कितनी अच्छी फसल उगाई है अब की बार। अच्छा हुआ माँ और बाबूजी के गुजरने के बाद हमने ये जमीन नहीं बेची। हम अब अपनी फसल व्यापारी को बेच सकते हैं। हाँ, ये फसल बेचकर हम अपना गुजारा चला सकते हैं, पर सिर्फ कुछ ही दिन, उसके बाद तो हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। वैसे भी हमारे चाचा चाची हमारे इस जमीन को हमसे हड़पना चाहते हैं। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो, पर हम दोनों ये जमीन बिल्कुल भी नहीं बचने के। और फिर वह दोनों भाई कुछ समय अपने खेत पर बिताते हैं। फिर वह दोनों अपने घर पर लौट जाते हैं। और फिर कुछ देर चलने के बाद वह दोनों भाई अपने घर पर पहुंच जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात में दोनों भाई बैठकर अपने कठिन जीवन की बातें कर रहे थे। भैया, माँ और बाबूजी के जाने के बाद ये रातें अब कितनी घनी लगती है। भैया, आपको याद है जब हम छोटे थे तब हम अपने माँ बाबूजी के साथ सोते थे? तब कितना अच्छा लगता था ना। हाँ आरव, वह दिन तो थे ही अलग, पर अब क्या कर सकते हैं। अब तो वह दिन लौटकर कभी भी नहीं आएंगे। पर आरव, हमें हार बिल्कुल भी नहीं माननी। ये जमीन, यह वसीयत हमारे माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है। हमें इसे बचाना है और इसकी हिफाजत करनी है। रोहन बहुत समझदार और ईमानदार लड़का था। वह तो किसी से मदद भी लेना नहीं चाहता। वह बस यह चाहता था कि वह और उसका भाई सही सलामत जिंदगी जिए। और फिर अगली सुबह होते ही दोनों भाई अपने खेत पर पहुंचे। पर वहां का दृश्य देखकर वह दोनों हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि उनके खेत में बीच में किसी ने लकड़ी गाड़ी है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके खेत के 2 हिस्से कर दिए हो। अरे, ये हमारे खेत के बीच में लकड़ी किसने लगा दी? ऐसा लग रहा है कि यह 1 नहीं 2 खेत है। हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर यह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लगता है कोई हमारा खेत बांटना चाहता है, पर समझ नहीं आ रहा कि ये साजिश किसकी हो सकती है। इतनी बात सुनकर रोहन का चेहरा अजीब हो गया। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे पता है कि यह किसका काम है। आरव, मुझे पता है ये किसका काम हो सकता है। जरूर ये काम हमारे चाचा और चाची ने करा है। तभी वहां पर रामलाल, विमला और उनका बेटा बंटी आ जाते हैं। अरे आरव, रोहन, क्या हुआ? इतना घबरा में क्यों लग रहे हो? अरे, हम तो बस तुम्हारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि भैया और भाभी के जाने के बाद उनकी सारी वसीयत की देखभाल भी तो जरूरी है। बेटा, तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हारा तो ये काम बस की नहीं है ना। चाचा जी, मैं आपसे पहले भी कहा था और अभी कह रहा हूँ, हमें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। ये जमीन हमारे माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है। हम इसे किसी के भी हवाले नहीं करने के। अरे, ऐसे कैसे नहीं करने के हमारे नाम? तुम वसीयत और वैसे भी कानूनी तरीके से भी यह जमीन हमारी ही है, क्योंकि बड़े भाई की वसीयत में छोटे भाई का भी उतना ही हक होता है जितना कि बड़े भाई का। इसलिए भैया और भाभी के मर जाने के बाद उनकी वसीयत पर अब हमारा हक है। ये बिल्कुल गलत बात कही है तुमने चाचा जी। दादाजी तुम्हारी वसीयत पहले ही तुम्हारा नाम कर चुके हैं, और यह जो जमीन है यह हमारे पिताजी के हिस्से में थी, इसलिए इस पर आपका कोई भी हक नहीं है। अरे तुम दोनों चूजे इतना बोल रहे हो मेरे माता पिता से, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? तू हमसे तमीज से बात कर बंटी। जब हम बात कर रहे हैं तो तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? आरव, तू चुप रह, मैं बात कर रहा हूँ ना। और हाँ चाचा चाची, आप यहाँ से चले जाइए। ये जमीन हमारी है और हम इसे किसी को नहीं देने की। ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं, पर जब सरकारी कागज आएंगे ना, तब पता चलेगा ये जमीन किसकी होगी, और फिर बाद में तुम बहुत पछताओगे। तब फिर हमारे पास मत आना रोकर। इतनी बात कहकर रामलाल, विमला और बंटी वहां से चले जाते हैं। भैया के सच्ची में चाचा जी जमीन के कागज की मदद से ये जमीन हमसे छीन सकते हैं। आरव, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इस समय लालच में अंधे हैं।
पर तू फिक्र मत कर, ये जमीन हमारी ही रहेगी, पर हमें अब चौकन्ना रहना होगा। और उसी शाम को वह दोनों भाई सरपंच के पास पहुंचे। चौपाल पर कुछ गांव वाले और रामलाल और उसका बेटा भी था। सरपंच जी, हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। सरपंच जी, आपको तो पता ही है, हमारे माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, पर अब उनकी वसीयत हमारे चाचा चाची हमसे हड़पना चाहते हैं। कृपा हमारी मदद कीजिए। हम भले ही अनाथ हैं, पर हम अपनी वसीयत किसी को भी नहीं देने की। ये हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है। रामलाल, ये तो गलत बात है। तुम रिश्तेदारी के नाम पर जमीन नहीं हड़प सकते। अरे सरपंच जी, ये दोनों भाई गलत कह रहे हैं। ये दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, इन्हें अभी खेती के बारे में ज्ञान नहीं है। मैं तो इनके भले के लिए कह रहा था। अरे नहीं सरपंच जी, इनकी बातों में मत आओ, ये सिर्फ आपको भड़का रहे हैं। ये इस समय हमारी जमीन के लालच में है। रामलाल, तुम कुछ और कह रहे हो और यह दोनों बच्चे कुछ और। समझ नहीं आ रहा किसकी बात सच है, इसलिए मैं अभी फैसला नहीं सुनाऊंगा। इसका फैसला कल होगा। पंचायत में सरपंच जी ने फैसला कल सुनाने को कहा, लेकिन खतरा अभी नहीं गया था, क्योंकि रामलाल इतनी आसानी से हार नहीं मानने का। और ये सारी बात गांव में फैल गई। गांव के लोग इस बात को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है, रामलाल अपने सगे भतीजों की जमीन को अपने नाम पर करवाने की साजिश कर रहा है। हाँ भाई, पता नहीं कैसा रिश्तेदार है, अपने ही रिश्तेदारों को घर से निकलने की साजिश कर रहा है। यह तो सिर्फ 2 गांव वालों की बात थी। इनके जैसे ही ना जाने कितने और गांव वाले तरह तरह की बातें बना रहे थे, और ये सारी बातों की भनक आरव और रोहन को हो गई थी। इसलिए कल सुबह का सूरज निकलते ही वह दोनों सरपंच के पास आ गए। सरपंच जी, हमने आपसे इंसाफ मांगा था, पर लगता नहीं आप हमारी मदद करना चाहते हो। हाँ सरपंच जी, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि हमारी जमीन हमारी नहीं, रामलाल चाचा की है, और भी पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे हैं। तभी वहां पर रामलाल, विमला और बंटी आ जाते हैं। अरे सरपंच जी, हम तो इनकी बस मदद करना चाहते हैं। पूरे गांव को पता है हमारे अलावा इनका और कोई रिश्तेदार नहीं है, और बचपन से हमने इन्हें पाला है, और ये वसीयत खराब ना हो जाए, इसलिए मैं अपने नाम पर करवाना चाहता हूँ। और अब जब ये बच्चे बड़े हो गए तो हमें गांव में बदनाम कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है सरपंच जी? आरव, तुम्हारे चाचा और चाची बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिर यह तुम्हारी रिश्तेदार है, और बुरा टाइम पर रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम आता है। अरे सरपंच जी, आप भी इन सब की बातों में आ रहे हो। ये सिर्फ रिश्तेदारी का नाटक कर रहे हैं, और इन्होंने हमें नहीं पाला। बचपन से अब तक हम खुद ही अपना जीवन काट रहे हैं। ये सब बातें चल ही रही थी, तभी वहां पर पटवारी भी आ जाता है। सरपंच जी, आरव के पिता की जमीन सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनका छोटा भाई रामलाल भी हिस्सेदारी है। सरकारी कागजों के अनुसार यही लिखा है। सरपंच जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसे ये बात कहने के लिए हमारे चाचा ने पैसे दिए हैं। अगर ये बात सच है तो इनसे सबूत मांगे। हाँ बेटा रोहन, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। रामलाल, तुम्हारे पास इस बात का सबूत है कि उस जमीन के हिस्सेदार तुम भी हो। तो क्या सरपंच जी हम झूठ बोल रहे हैं? अब तो पटवारी ने भी कह दिया उसे जमीन का हिस्सेदार मैं भी हूँ, तो किस बात का सबूत मांग रहे हैं आप? रामलाल, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, लेकिन बिना सबूत के मैं पंचायत में फैसला नहीं कर सकता। अच्छा तो ठीक है, फिर हम सबूत लेकर ही अब इस मामले में बात करेंगे। इतनी बात कहकर वह सब वहां से चले जाते हैं। बच्चों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस बार फैसला मैं पूरी जांच पड़ताल करने के बाद करूंगा। सरपंच से इतना सुनने के बाद दोनों के अंदर राहत आई, और वह दोनों थोड़ी खुशी के साथ अपने घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में जाते हुए आरव और रोहन अपने खेत पर रुक गए। भैया, क्या लगता है आपको, क्या चाचा सबूत लेकर आएंगे मुखिया जी के पास? अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? मुझे नहीं पता आरव की अब क्या होगा। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में। पर तू चिंता मत कर, भगवान हमारा ही साथ देंगे। तभी आरव को पेड़ के पास किसी की परछाई दिखी।
अरे भैया देखना, वो बंटी ही है ना। और फिर बंटी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में घमंड और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम दोनों चूजों को बहुत घमंड आ रहा है ना। पहले तो भीगी बिल्ली की तरह रहते थे और अब तो बहुत घमंड आ गया है तुम्हें। बंटी, मैंने तुझसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, तू हमारे बीच में मत बोले कर। ये जमीन हम किसी को भी नहीं देने के। अरे जमीन तुम्हारी नहीं, मेरे पिता की है। वैसे भी 2 घंटे बाद तो साबित हो ही जाएगा कि किसकी जमीन है। मेरे पिता पटवारी के साथ सबूत लेकर पंचायत में पेश कर देंगे और उसके बाद तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं भी देखता हूँ कि हमारी जमीन हमसे कौन छीनेगा। और हाँ बंटी, अभी तू यहाँ से जा, वरना हम पंचायत में तेरी शिकायत करेंगे। हाँ हाँ जा रहा हूँ। वैसे भी तुमसे बात कर कर टाइम ही बर्बाद हो रहा। आरव और रोहन को धमकी देकर बंटी वहां से चला जाता है। बंटी की धमकी सुनकर दोनों भाई हताश दिख रहे थे। रोहन जो आरव को हमेशा हिम्मत देता था, वह भी अब थोड़ा हताश हो गया। पर जैसे तैसे अपने आप को संभालकर दोनों भाई अपने घर की तरफ जाने लगे। अपने घर पहुंचकर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। भैया, हमारे चाचा चाची हमारी जमीन के ऊपर क्यों पड़े हैं? उनके पास तो इतनी जमीन जायदाद है। आरव, इस दुनिया में इंसान बहुत लालची होते हैं। उनको कितना भी मिल जाए, लेकिन वह दूसरों की वसीयत को हड़पना चाहते हैं। भैया, अब तो कुछ समय बाद पंचायत में फैसला होगा। क्या चाचा सबूत लेकर आ पाएंगे? हाँ आरव, अब तो पंचायत में ही जाकर फैसला हो पाएगा। चल अब चलते हैं, वैसे भी समय हो ही चुका है। इतना कहने के बाद दोनों भाई पंचायत में जाने लगते हैं। और इधर रामलाल और विमला सबूत इकट्ठा करने की तैयारी में थे। अजी पंचायत शुरू होने वाली है, पर हमारे पास अभी तक सबूत इकट्ठा नहीं हो पाया। अगर हम पंचायत में सबूत पेश न कर पाए तो हमारी बहुत बेइज्जती तो होगी ही, और उन दोनों बच्चों की जमीन भी हमें नहीं मिल पाएगी। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर विमला, वह जमीन हमारे नाम पर ही होगी। अभी कुछ देर में पटवारी आने वाला है, उसके पास है सबूत। और थोड़ी देर में पटवारी भी वहां पर आ जाता है। पटवारी जी, आप सबूत लेकर आ गए? रामलाल जी, अभी तो मैं सबूत लेकर नहीं आया और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। क्या तुम सबूत लेकर नहीं है और मुझसे कह रहे हो फिक्र ना करूं? ये क्या कह रहे हो तुम पटवारी? तुम्हें पता नहीं है क्या पंचायत का समय शुरू होने वाला है? अगर मैं पंचायत में सबूत पेश ना कर सका तो मेरी बहुत बदनामी होगी गांव में और जमीन भी मेरे हाथ से जाएगी। रामलाल जी, आप गुस्सा न करें। सरकारी कागज बस आने वाले हैं। मैं बड़ी मुश्किल से जमीन के फर्जी कागज बनवाए हैं। उन्हें डाकिया बस कुछ समय में मेरे घर पर लाने वाला है। पर पटवारी, पंचायत तो बस शुरू होने वाली है, ऐसे कब तक आएंगे वह कागज? अगर ऐसा है रामलाल जी, तो आप पंचायत में जाइए, मैं कुछ ही देर में सबूत लेकर वहीं पर पहुंच जाऊंगा। पटवारी से इतनी बात सुनने के बाद रामलाल थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है पटवारी, तो तुम जाओ, पर याद रखना समय पर पहुंच जाना वहां पर। इतनी बात सुनने के बाद पटवारी वहां से चला जाता है। अजी मुझे नहीं लगता कि ये पटवारी सबूत लेकर पंचायत में आ पाएगा। अरे आ जाएगा, तू चिंता मत कर। चल अब चलते हैं, वैसे भी पंचायत का समय अब शुरू ही होने वाला है। इतनी बात कहकर रामलाल और विमला पंचायत की तरफ जाने लगते हैं। और इधर गांव के एक घर में आग लग गई थी और गांव वाले भारी मात्रा में वहां पर खड़े थे और वह था पटवारी का घर। और जैसे ही यह बात पटवारी को पता चली, वह दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आ गया। अरे ये मेरे घर को क्या हो गया? यहाँ आग कैसे लग गई? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा सारा कमाया हुआ पैसा सब जल गया। तभी वहां पर गांव वाले आपस में बात करने लगे। भाई, ये घर इसके कर्मों की वजह से जला है। इसने कई मासूमों की जायदाद को हड़प्पा है। भगवान ने इसके साथ बिल्कुल सही करा है। उन मासूम की इसे बद्दुआ लगी है। हाँ भाई, और इस पटवारी ने रामलाल के साथ मिलकर उन दोनों अनाथ बच्चों की जमीन को हड़पने की तैयारी कर रहा है। इसे उन दोनों अनाथ बच्चों की ही बद्दुआ लगी है।
गांव वालों की यह सारी बातें पटवारी भी सुन रहा था। ये सारे गांव वाले बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने बहुत से मासूम लोगों के साथ बहुत बुरा करा है और उन दोनों अनाथ बच्चों के साथ भी मैं ऐसा ही करने जा रहा था। इसलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा करा है, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। पंचायत में मैं कोई भी सबूत नहीं देने का और रामलाल के खिलाफ गवाही अलग दूंगा। आखिरकार पटवारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फैसला करा कि पंचायत में वह कोई भी सबूत पेश नहीं करने का। और इधर पंचायत में देरी होने के कारण सरपंच जी गुस्से में थे। रामलाल, क्या हुआ? तुम्हारा सबूत अभी तक पंचायत में क्यों नहीं आया? पंचायत में वैसे ही बहुत देर हो गई है। मैं अब और देर नहीं चाहता। सरपंच जी, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। पटवारी बस थोड़ी ही देर में सबूत लेकर आता ही होगा। सरपंच जी, पटवारी यहाँ पर नहीं आने का। चाचा जी बस हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। रोहन, तो बीच में मत बोल। पटवारी बस थोड़ी ही देर में सबूत लेकर आता ही होगा। और तभी वहां पर पटवारी भी आ जाता है। हाँ तो पटवारी, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि रोहन के पिता की जमीन में रामलाल का भी हिस्सा है? सरपंच जी, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, रोहन के पिता की जमीन में रामलाल का हिस्सा नहीं है। वो पूरी जमीन आरव और रोहन के नाम पर है। इसमें रामलाल का कोई भी हिस्सा नहीं है। और रामलाल ने मुझे पैसे दिए थे फर्जी कागज बनवाने के लिए, पर भगवान ने मुझे इसकी सजा दी। मेरा पूरा घर जलकर राख हो गया। इतनी बात सुनकर पंचायत के सभी लोग हैरान हो गए, खास तौर से रामलाल और उसका परिवार। सरपंच जी, पटवारी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कोई पैसे नहीं दिए। ये पता नहीं क्या बोल रहा है। बस रामलाल, बस तुम्हारा सच अब पूरी पंचायत के सामने आ गया है। तुमने लालच में आकर अपने सगे भतीजों की जमीन हड़पना चाहते थे और तुमने इस काम को करने के लिए पटवारी को भी पैसा दिया। और अब जब यह सच सबके सामने आ गया तो तुम झूठी बातें बना रहे हो। इसकी सजा तो अब तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम और तुम्हारा परिवार अब इस गांव में नहीं रह सकता। अरे नहीं सरपंच जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप इन्हें गांव के बाहर न निकालें। हाँ सरपंच जी, इन्होंने जो भी करा, पर है तो आखिर हमारे चाचा और चाची ही ना। देखो रामलाल, ये बच्चे कितने अच्छे हैं। तुमने उनके साथ इतना बुरा करा, लेकिन फिर भी ये तुम्हें सजा नहीं देना चाहते। इतने अच्छे हैं। और हाँ रामलाल, मैं तुम्हें माफ तो कर रहा हूं, पर सिर्फ इन बच्चों के कहने पर।